चंदर नगर में विजय नाम का एक जवान लड़का रहता था। उसके परिवार में ना उसके माँ बाप थे और ना ही कोई भाई बहन था। उसने जब से अपनी आंखें खोली थी, अपने आप को अकेला ही पाया था। लोगों की दी हुई मदद से धीरे धीरे वो कब बड़ा हो गया, उसे पता ही नहीं चला। वो शहर से दूर एक छोटे से घर में रहता था। उसके घर के एक कोने में भगवान राम की एक छोटी सी तस्वीर थी। विजय रोज सुबह उठकर स्नान ध्यान करके तस्वीर की पूजा करता और भगवान की प्रार्थना करता। वो रोज बहुत दूर तक पैदल चल कर जाता और घर घर जाकर किताबें बेचा करता था। वो अपने ग्राहकों के प्रति हमेशा ईमानदार रहता था, कभी भी अधिक पैसे नहीं लेता था। एक बार, अरे ये पुस्तक का पन्ना तो फटा हुआ है, आप इस पुस्तक को मुफ्त में ही ले जाइए, मैं एक भी पैसा नहीं लूंगा। अगर किसी पुस्तक का पेज फटा होता है तो विजय उसको बेचता ही नहीं था। एक बार विजय एक लड़की के पास गया। मेरा नाम माधवी है, मुझे कुछ किताबों की बहुत आवश्यकता है। मेरी परीक्षाएं नजदीक है, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे करके तुम्हें दे दूंगी। इतना कहकर वो उदास हो गई। तुम उदास मत हो, तुम्हें जो भी पुस्तक चाहिए तुम बिना संकोच ले जाओ। राम जी की कृपा होगी तो आज मेरी बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। विजय ने उसको जो भी पुस्तकें चाहिए थी मुफ्त में दे दी। हाँ, ये पुस्तकें ले जाओ, तुम्हारी परीक्षा खत्म होने पर किसी जरूरतमंद को दे देना, पैसे देने की जरूरत नहीं है। इस बात को वर्षों बीत गए, बिता दिया। ये कहानी मधुपुर नाम के गांव की है, जहां अंजलि अपनी माँ किशोरी के साथ रहती है। किशोरी गांव के कुछ अमीर घरों में बर्तन धोने का काम करती है। एक दिन गांव के मुखिया का लड़का समीर शहर से गांव आता है। वो बहुत ही घमंडी होता है। एक दिन जब अंजलि अपनी माँ के साथ बाजार आ रही होती है, तभी समीर अपनी कार से दोनों के ऊपर कीचड़ उछाल देता है। ये देखकर, दिखाई नहीं देता है क्या, अंधा कहीं का? ये सुनते ही किशोरी अपनी बेटी को रोकते हुए बोलती है, बेटी ऐसा मत कहो, वो मुखिया जी का बेटा है, कल ही शहर से गांव आया है। तो क्या हुआ माँ, अगर वो मुखिया का बेटा है तो हम गरीबों के साथ कुछ भी कर सकता है। इतने में समीर अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे अंधा कहो? जब तुम्हें रास्ते पर चलते हुए इंसान दिखाई नहीं देते तो तुम्हें अंधे ही कहेंगे ना। ये सुनकर, तुम्हें तो मैं सबक सिखाता हूँ। समीर घर जाकर अपने पिता को सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर मुखिया जी गुस्से में कहते हैं, इतनी हिम्मत उस लड़की की, मैं उसे और उसकी माँ दोनों को सबक सिखाता हूँ। अगले दिन मुखिया के कहने पर किशोरी को सब अपने घर के काम पर आने के लिए मना कर देते हैं। ये सब सुनकर किशोरी और अंजलि दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। दुखी होकर, माँ अब हम क्या करेंगे? बेटी तू चिंता मत कर। भूखे प्यासे दोनों चल रही होती है। तभी किशोरी को एक ढाबा दिखाई देता है और वो ढाबे के पास जाती है और वहाँ काम मांगती है। ढाबे का मालिक उसे काम दे देता है। किशोरी काम करके ढाबे से खाना लेके आती है और अंजलि को देती है। तभी वहाँ एक पागल औरत आती है और भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। किशोरी और अंजलि उसे अपने हिस्से का खाना दे देती है। वो औरत पेट भरकर खाना खा लेती है और बची हुई एक रोटी से एक जहाज बनाकर खेलने लगती है। उसे ऐसा करता देख किशोरी और अंजलि को भी खुशी होती है। वो दोनों भूखे पेट घर जाने लगती है। तभी वो औरत अंजलि के हाथों में वो रोटी का जहाज रख देती है। उसे देखकर, इसे आप ही रख लो, जब भूख लगेगी तो फिर से खा लेना। नहीं नहीं, इसे तू ही रख ले। ऐसा कहकर हंसते हुए वो औरत वहां से चली जाती है। अंजलि और किशोरी उस रोटी जहाज को लेके घर की तरफ चल रही होती है। तभी अंजलि अपनी माँ से कहती है, माँ ये रोटी जहाज कितनी अच्छी लग रही है ना, काश ये सच में एक जहाज बन जाता और हम दोनों इस पर बैठकर अपने घर पहुंच जाते, कितना अच्छा होता ना माँ। ये सुनकर किशोरी अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरती है और कहती है, बेटी ये सब कहानियों में होता है। उसके ये कहते ही रोटी जहाज एक बहुत बड़े जहाज के रूप में बदल जाता है। ये देखकर दोनों हैरान हो जाती है और माँ ये जादुई रोटी जहाज है। हाँ बेटी,
मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ कहानियों में ही होता है। माँ की बात सुनकर, माँ चलो जल्दी से इस रोटी जहाज में बैठ जाते हैं। उसके बाद दोनों उस जादुई जहाज रोटी में बैठ जाती है और अपने घर आ जाती है। जादुई रोटी जहाज से उतरते ही वो जादुई रोटी जहाज वापस अपने छोटे आकार में बदल जाता है। अंजलि उसे उठाकर कहती है, जादुई रोटी जहाज, हमें भूख लगी है, हमारे खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान ले आओ। उसके कहते ही जादुई रोटी जहाज के अंदर से अलग अलग पकवान आ जाते हैं। दोनों बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से सारा खाना खाने लगती है। अगले दिन से दोनों की सारी परेशानी दूर हो जाती है। दोनों खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन अचानक गांव में बहुत बारिश होने लगती है। गांव के नदी के पानी का बहाव बहुत बढ़ जाता है और उसमें गांव के कुछ डूबने लगते हैं। तभी वहां से एक आदमी मदद के लिए चिल्लाते हुए भागता है। ये सुनकर, बेटी हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है माँ, चलिए। अंजलि जादुई रोटी जहाज को अपना जादू दिखाने को बोलती है और उसके बोलते ही जादुई रोटी जहाज बहुत बड़ी रोटी जहाज में बदल जाती है। दोनों जल्दी से उसमें बैठकर नदी के पास जाती है और उन लोगों की जान बचा लेती है। इस वजह से अब पूरे गांव में सारे लोग दोनों की खूब प्रशंसा करने लगते हैं। ये खबर समीर को भी सुनाई देती है। समीर अपने दोस्त अमित के पास जाता है और, भाई अमित, हमें वो जादुई रोटी जहाज को उन गरीब माँ बेटी से चुरा लेना चाहिए। उसके बाद दोनों अंजलि और किशोरी के घर जाते हैं। दोनों उस समय सो रही होती है। समीर जादुई रोटी जहाज को उठाकर अपने हाथ में ले लेता है और, दोस्त देख, आखिर ये जादुई रोटी जहाज हमारी ही हो गई। दोनों उस रोटी जहाज को लेके भाग जाते हैं। थोड़ी ही बाद मुखिया जी चिल्लाते हुए अंजलि और किशोरी के घर आते हैं और, किशोरी, किशोरी, मेरे बेटे की जान बचा लो। मुखिया की बात सुनकर, काका क्या हुआ आपके बेटे को? मुखिया कुछ नहीं कह पाता है और दोनों को अपने घर के बाहर लेके आता है और वहां समीर अपने दोस्त के साथ ऊपर आसमान में जादुई रोटी जहाज में खड़ा होता है और मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। ये सब देखकर अंजलि और किशोरी को सब समझ आ जाता है। जादुई रोटी जहाज, मेरी बात सुनो और इन दोनों को माफ कर दो और इन्हें नीचे उतार दो। उसका ऐसे कहते ही जादुई रोटी जहाज नीचे जमीन पर उतर जाती है और वापस अपने छोटे आकार में बदल जाती है। उसके बाद, अंजलि, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हम दोनों की जान बचा ली। अंजलि, मुझे भी माफ कर दो, मैंने उस दिन भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था और आज भी तुम्हारी जादुई रोटी जहाज चुरा ली। ये सब सुनकर, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर तुम ऊपर आसमान में कैसे पहुंच गए? मुझे ऊपर आसमान में उड़ने का मन कर रहा था और मैंने इस जादुई रोटी जहाज को उड़ने को कहा और ये हवा में उड़ने लगा, पर थोड़ी ही देर में डर लगने लगा और हमने इसे नीचे उतरने को कहा, पर जादुई रोटी जहाज ने हमारी बात नहीं सुनी। इतना सुनते ही अमित बोलता है, उसके बाद हम दोनों चिल्लाने लगे। हमारी आवाज सुनकर मुखिया काका बाहर आ गए और हमें ऊपर देखकर सब समझ गए और तुम्हारे पास मदद के लिए भागे। ये सब सुनकर, कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। उसके बाद अंजलि, समीर और अमित तीनों दोस्त बन जाते हैं। तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अंजलि और किशोरी उस जादुई रोटी जहाज से हर जरूरतमंद की मदद करती है। रायपुर गांव में संकेत अपनी पत्नी दिव्या के साथ रहता था। वो दोनों लोगों के खेतों में मजदूरी का काम किया करते थे और पेट भरते थे। संकेत और दिव्या ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी। तब से वो दोनों रायपुर में आकर ही रहने लगे थे। एक दिन संकेत को उसके दादी जी शंकर का फोन आता है और वो उन दोनों को अपने घर मधुपुर बुला लेते हैं। दिव्या और संकेत बहुत ही खुश थे कि उन्हें अपने घर बुलाया गया है। वो दोनों खुशी खुशी मधुपुर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद शंकर संकेत से कहते हैं, बेटा संकेत, कैसे हो तुम और दिव्या ठीक तो हो ना? बेटा, मैं तुम दोनों का रिश्ता अस्वीकार कर अच्छा नहीं किया बेटा, लेकिन अब बीती बातें भूल जाओ और बताओ तुम लोग अच्छे तो हो ना? दादाजी, क्या बताऊं, हमें कहीं काम नहीं मिल रहा है। मैं और दिव्या तो 2 वक्त की रोटी भी पेट भर नहीं खा पाते। अरे बेटा, ऐसे मायूस मत हो।
अब से तुम दोनों यहीं पर मेरे साथ रहो। हमारी इतनी अच्छी खासी जमीन है, उसी में मेहनत करो। क्या सच में दादाजी, आपने हम दोनों को माफ कर दिया है? बेटी, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है, इसीलिए मैंने तुम दोनों को तुरंत यहाँ बुला लिया। मुझे विश्वास था तुम दोनों जरूर वापस आओगे। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे अब कोई काम नहीं होता। मैं सोच रहा था हमारे सीताफल के जो बगीचे हैं उसमें हर साल सीताफल की बहुत सारी उपज होती है, लेकिन अब मुझसे उसकी देखभाल नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलकर अब हमारी सीताफल के बगीचे की देखभाल करो। जी दादाजी, हम दोनों सीताफल के बगीचे की अच्छे से देखभाल करेंगे। उस दिन के बाद से दोनों मिलकर बगीचे की खूब देखभाल करते और कुछ ही दिनों में सीताफल पककर तैयार हो जाती है। संकेत बॉक्स में सीताफल भरकर शहर ले जाता है और वहीं पर बेचने लगता है। सीताफल बेचकर संकेत अच्छा खासा मुनाफा कमाता है। संकेत अब अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहा था। ऐसे ही वक्त गुजर गया। 6 महीने बाद सब लोग संकेत की ही सीताफल लेना पसंद करते थे। लोग दूर दूर से सीताफल लेने के लिए संकेत के घर आने लगे थे। साथ ही साथ संकेत के कारण गांव के कई बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल गया था। ये सब देखकर गांव के एक व्यापारी सुंदर को संकेत से जलन होने लगती है, क्योंकि जब से संकेत घर छोड़कर गया था तब से दादाजी के बगीचे की सीताफल सुंदर बेचता था और कभी कभी तो दादाजी को पूरे पैसे भी नहीं देता था। संकेत को वापस देख और उसकी सीताफल को देख सुंदर मन ही मन जलने लगा। अरे यार, इस संकेत की वजह से मेरा सब प्रॉफिट इस साल ही चला जाएगा और ना ही शंकर दादाजी के बगीचे की सीताफल को बेचने का मौका मिला। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये सब सोचकर सुंदर रात के समय अपने 2 दोस्तों को लेकर संकेत के सीताफल के बगीचे में आता है और सारे सीताफल के पौधों के ऊपर जहरीली दवाई डाल देता है और वहाँ से भाग निकलता है। दूसरे दिन सुबह संकेत और दिव्या अपने बगीचे में आते हैं तो देखते हैं कि सीताफल के सारे पौधे मुरझाकर मर चुके हैं। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ है? कल शाम तक तो सब कुछ अच्छा था, अचानक रात में ऐसा क्या हो गया कि ये सब खराब हो गए? संकेत और दिव्या बहुत अफसोस करते हैं। घर आने के बाद संकेत और दिव्या सारी बातें दादाजी को बताते हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तुम दोनों मेरे साथ चलो। दादाजी, उधर जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सब पौधे खत्म हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन फिर भी मुझे देखना है। दादाजी को लेकर संकेत और दिव्या बगीचे में जाते हैं। अरे यहाँ तो सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब सीताफल के पौधे खत्म हो चुके हैं। इस पर जरूर किसी ने जहरीले औषधियाँ छिड़क दिया है। तभी संकेत की नजर एक छोटे से सीताफल के पौधे पर पड़ जाती है। वो पौधा बिल्कुल हरा भरा दिख रहा था। उसे देख संकेत बोलता है, दादाजी यहाँ आइए, ये पौधा तो अभी भी बिल्कुल ठीक है और उसमें छोटी छोटी सीताफल भी लगे हैं। संकेत बेटे, तुम एक काम करो, इस पौधे के साथ साथ मेरे पौधे को भी पानी डालकर देखो, शायद कुछ बात बन जाए। सीताफल के पौधों को पानी डालकर तीनों घर चले जाते हैं। दूसरे दिन हमेशा की तरह दिव्या और संकेत बगीचे को देखने के लिए आते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि सारे पौधे फिर से हरे भरे हो चुके थे। ये देख संकेत कहता है, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। परसों मैंने एक छोटा सा सीताफल का पौधा लगाया था जो बिल्कुल हरा भरा था, कहीं वो कोई जादुई पौधा तो नहीं था? मुझे लगता है वो कोई जादुई पौधा होगा, तभी तो हमारे सारे पौधे हरे हो गए हैं और सीताफल भी लाल हो चुके हैं। तभी एक आवाज आने लगती है, संकेत, संकेत। संकेत और दिव्या इधर उधर देखने लगते हैं। कौन बोल रहा है? मैं वही सीताफल का पौधा हूँ जो तुमने कल देखा था। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा है और गांव के कई बेरोजगार लोगों को तुमने रोजगार दिलवाया है, तभी तो तुम्हारे सारे सीताफल के पौधे तुम्हें वापस मिल गए हैं। तुम जब जब सीताफल तोड़ोगे तो इन पौधों को वापस उतने ही सीताफल आ जाएगी। लेकिन अगर किसी ने फिर से इस पर जहरीले औषधियाँ छिड़क देंगी तो क्या होगा? तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब जो भी हमें नष्ट करने आएगा वो इस बगीचे के बाहर ही नहीं जा पाएगा, यही घूमता रह जाएगा।
संकेत सीताफल की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सारी सीताफल बॉक्स में भरवाने का काम शुरू कर देता है और शहर लेकर चला जाता है। ये सब देखकर सुंदर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सुंदर बड़े ही अचरज में पड़ जाता है। अब वो अगली रात फिर से अकेले बगीचे में आता है और फिर से पौधों के ऊपर जहरीली दवाइयाँ डालने लगता है। दवाइयाँ डालकर सुंदर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से निकल ही नहीं पाता। वो वही घूमते रह जाता है। जब संकेत अपने सारे सीताफल बेचकर दूसरे दिन सुबह घर लौट रहा था, तो देखता है कि सुंदर उसके बगीचे में घूम घूम कर नीचे गिर गया है। तब संकेत को सारी बात समझ में आ जाती है। उसकी फसल बर्बाद करने वाला और कोई नहीं बल्कि सुंदर ही है। संकेत सुंदर के पास जाता है। तभी सुंदर को होश आ जाता है। संकेत, तुम्हारे बगीचे में ऐसा क्या है भाई? मैं यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं ही था जिसने तुम्हारे बगीचे के सारे पौधों में जहरीली दवाइयाँ डाल दी थी। अब मैं कभी तुम्हारे बगीचे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। इस बार के लिए मुझे माफ कर दो। माफी मांगने के बाद ही सुंदर बगीचे से बाहर निकल पाता है। दूसरी ओर संकेत खुश होकर जाता है और हंस हंस कर सारी बातें दादाजी और दिव्या को बताता है। उस दिन के बाद से सुंदर उनके बगीचे में कभी नहीं आया और संकेत, दिव्या दोनों मिलकर जादुई सीताफल की खूब देखभाल करने लग गए।